जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने की प्रबल संभावना रहेगी। और हमने इसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे सेट किया है जिस पैटर्न पे यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने बताया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? रिसालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या वर्धमान महावीर स्वामी? तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्धमान महावीर स्वामी। और ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और जबकि पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल कितनी संख्या हुई है? तो जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल टोटल संख्या हुई है 24, यानी 24 तीर्थंकर हैं। और जिसमें 24वें कौन थे? वर्धमान महावीर स्वामी जी। गंगों की प्रथम राजधानी, गंग जो गंग वंश हुआ करता था, उनकी जो प्रथम राजधानी हुई थी, मन्ने, तलकाडू या कोलार या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा कोलार। कोलार जो है कि इनकी पहली राजधानी थी और ये कोलार वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। अगले प्रश्न को देखते हैं। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? यानी मराठा राज्य की बागडोर संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसके द्वारा संभाली गई थी? तो वो थे राजा राम। राजा राम के द्वारा मराठा की बागडोर संभाली गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। और इनके समय में 1853, कब? 1853 को बम्बई से थाणे के बीच में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को बिल्कुल वैसे ही रखा गया है जैसा आयोग के द्वारा सिलेबस बताया गया है कि कितने सेगमेंट से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन दिया हुआ है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर प्लेलिस्ट हमने बना दी है अलग से, आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। अपना अगला प्रश्न है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी या सुभाष चंद्र बोस? बहुत ही आसान प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और साथ ही साथ इनको नेताजी भी कहा जाता है। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, दिल्ली चलो, और दूसरा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दो प्रसिद्ध इनके नारे हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने लिखी है। बिस्मिल अजीमाबादी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां या राम प्रसाद बिस्मिल? पहला प्रश्न हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। और इन्होंने यह कविता 1921 में पटना के जो है कि पटना में लिखी थी, 1921। और ये मुख्य रूप से उर्दू भाषा में लिखी गई थी। सबसे पहले किस में लिखी गई थी? उर्दू भाषा में ये पंक्ति लिखी गई थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये वाली बात है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौरी चौरा। देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कि 1920 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। और वहीं चौरी चौरा जो कांड हुआ था, यानी कि थाने में आग लगा दी गई थी, और जिसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, यह 1922 में हुआ था। अब ये ईयर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि पहले असहयोग आंदोलन आएगा, फिर चौरी चौरा आएगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा सेकेंड वाले ऑप्शन में, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न को देखें। महात्मा गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या लेनिन या कार्ल मार्क्स या लियो टॉलस्टॉय? तो सबसे अधिक वो लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से प्रभावित थे, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 4। और साथ ही में एक व्यक्ति और हैं जिनकी रचनाओं से वो प्रभावित थे, उनका भी नाम याद रख लीजिए। उनका नाम था डेविड थोरो। डेविड थोरो। और इसी से ही इन्होंने सविनय अवज्ञा जैसे शब्दों को लिया था। तो डेविड थोरो और लियो टॉलस्टॉय, इन दोनों की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे गांधी जी। अगला प्रश्न हमारा सेगमेंट भूगोल से होगा। डोल ड्रम किससे संबंधित है? डोल ड्रम भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। ये प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र है। एक प्रकार का महासागर प्रवाह है या इनमें से कोई नहीं? तो ये बताइए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
फर्स्ट ऑप्शन जो भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत महासागर के नज़दीक में जो परिवर्तनशील हवाओं का जो क्षेत्र होता है उसी को, जो सामान्यतः 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के मध्य रहती है। अर्थात टोटल अगर हम देखें तो 10 डिग्री चौड़ाई हो गई, यानी 5 डिग्री यहाँ पर होती है और ये 0 डिग्री है आपकी, अब 5 डिग्री है साउथ में, तो टोटल ये 10 डिग्री के मध्य में भूमध्य रेखा के नज़दीक जो है कि हवाएं जो चलती हैं उसके लिए ये कहा जाता है डोलड्रम। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे या डेनमार्क? सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? यानी अगर आप भारत के कुछ इस तरीके से नक्शे को देखेंगे तो ये जो पश्चिमी तट है, गुजरात, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, केरल, इस तट पर जो है कि बारिश होती है तो किस मानसून से? तो इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो सामान्यतः 1 या 2 जून से जो है कि वर्षा करना शुरू कर देता है और ये उत्तर प्रदेश में आते आते लगभग 15-20 जून के शुरुआत में बारिश उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है। तो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम या गोदावरी नदी का उद्गम, तो नदियों के उद्गम से संबंधित भी आपको प्रश्न हमारी सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके की अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक। पूछा जा रहा है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, खंडाला, उदगमंडलम या पंचमढ़ी? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की जो चोटी जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक मतलब महाराष्ट्र में पाई जाती है पश्चिमी घाट पर, और ये सामान्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर बहते हुए जाती है और कृष्णा नदी, और साथ ही साथ ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अर्थात ये नदी कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलते हुए जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला? तो कच्चे पदार्थ को अगर हम देखेंगे तो कोयला सबसे अधिक। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक ऊर्जा या आणविक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा है, केवल ऊर्जा। तो ऊर्जा में सबसे अधिक हम कोयले का प्रयोग करते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि परमाणु ऊर्जा तो हम यूरेनियम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल ऊर्जा की बात कर रहा है तो कोयला लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, ये लिख कर ले लीजिए, इसलिए आपको पंचवर्षीय योजना को पूरी तरीके से तैयार रखना है। पूछ रहा कौन सी सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 थी, सही है। दूसरी 56 से 61, ये भी सही है। तीसरी 61 से 66, यह भी सही है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 69 मतलब 71 नहीं थी, क्योंकि 66 से 69 के समय में योजनाओं का अवकाश था, इसलिए 69 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना आपको देखने को मिलेगी। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? कि देश में आर्थिक प्रगति हो रही है, यानी जीडीपी में वृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि या देश की सामान्य कीमत स्तर में गिरावट? अगर कीमत स्तर में गिरावट होगा तो मंदी आएगी, अगर कीमत स्तर में वृद्धि होगी तो महंगाई आएगी। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन वैसे भी नहीं होंगे, और ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि से कुछ भी नहीं होगा। कुल मिला के पहला ऑप्शन सही होगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर आपकी इनकम आज 5,000 है और 4 महीने बाद अगर आपकी इनकम 25,000 हो जाती है तो आप कहोगे देश हमारा प्रगति कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसे या इनकम जो है कि ग्रोथ कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस योजना है ये, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। पहले तो ये देख लीजिए, इसको 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था। तो आपसे कभी कभी पंचवर्ष मतलब जनधन योजना का पीरियड पूछ लेता है, कब इसको शुरू किया गया, तो 28 अगस्त 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था, आइए इसको समझ लेते हैं हम। पूछा जा रहा है आपसे, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, देश के गरीब लोगों को ऋण दिलाना,
निर्वासित समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित करना। तो देखिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना ही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय समावेशन का मतलब जो ग्रामीण लोग हैं या जिनके पास खाते नहीं हैं, खाता संख्या, उनके लिए बैंक से खाते की प्रोवाइड कराना, यानी बैंकों के द्वारा खाता खोलने की योजना लगाना, जिससे उनको जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण या डीबीटी का जो लाभ मिलता है वो बिचौलियों को न देकर बल्कि इनके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सेन वेट किससे संबंधित है? सेन वेट को हम क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। देखिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेट, यानी कि सेंट्रल टैक्स के रूप में। अब यहाँ देखिए केंद्रीय रूप से जो है कि कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार वसूलती है, तो वो हो जाएगा उत्पाद शुल्क। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं, यानी OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, या FII द्वारा शेयरों की बिक्री करना। तो OMO के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटी होती है, उसको RBI के माध्यम से बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान से संबंधित यहाँ प्रश्न रखे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर को हम कैसे हटा सकते हैं? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करके, या कुल सदस्य संख्या के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत से, या सदन के बहुमत दल ने अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया हो। तो देखिए बहुमत दल का तो खुद ही वो नेता होता है लोकसभा स्पीकर, तो बहुमत दल तो अपने स्पीकर को हटाएगा नहीं, तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया आपका। और यहाँ पर कह रहा है कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक का नहीं होता है, सीधी बात समझिए कि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा। और अगर लोकसभा की बात करें तो 545 सदस्य होते हैं और इसका बहुमत जो है कि कितना होगा 50%, यानी 50% जब सदस्य होंगे तभी उसको हटाया जा सकता है, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ से समझ लीजिए कि जब वो यानी जब उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी तब वो निर्णायक मत नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता और एक होती है विधि से समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और जबकि अगर इसी 14 के दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे जिसमें लिखा होता है कि विधि से समान संरक्षण, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है? लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, सरकार के संसदीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। तो समाजवाद का मतलब होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है कि लोगों में अवसर की समान समानता देना, यानी उनका कल्याण करना। तो ये राष्ट्रीय संपदा के संबंध में होगा कि समान वितरण से संबंधित है, अर्थात इसका हो जाएगा कि राष्ट्रीय संपदा यानी कि राष्ट्र के जितने भी संसाधन हैं वो समान रूप से वितरण होने चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान का मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 24वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको भाग 4A में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? भाग 4A में। और अनुच्छेद की जब हम बात करेंगे तो 51A के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मतलब पंचायत या नगर पालिका, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोक उपयोगी सेवाएं। तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना भी उनका कार्य होता है, स्वच्छता का कार्य भी करना होता है, और लोक उपयोग की सेवाएं भी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम राज्य सरकार का होता है, न कि स्थानीय सरकार। अर्थात जब भी आपने पुलिस देखी होगी तो उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस या उत्तराखंड पुलिस देखेंगे, न कि किसी एक जिले या गाँव की जो है कि पुलिस होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अगले प्रश्न को देखें, सामान्य विज्ञान से लिए गए 5 प्रश्न। DPT, यहाँ पर समझिएगा DPT के बारे में पूछ रहा है, ये वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए
लगाई जाती है। तो डी से तो आपका हो जाएगा डिप्थीरिया और फिर काली खांसी, और टी से टिटनस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ये सामान्यतः बच्चों को जो है कि 6 महीने या साल भर के अंदर जो है कि ये लगाया जाता है, ताकि उनको भविष्य में ऐसे जो है कि बीमारियों से बचाया जा सके। अगले प्रश्न को देखें। ए बी, अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करेंगे, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। पूछा जा रहा है ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। तो देखिए ए बी को कौन सा व्यक्ति दे सकता है, तो कोई भी रुधिर वर्ग, इसीलिए ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही, यानी वो किसी से भी ले सकता है। और ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता। ओ जो है ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकता है, यानी ए वाले को भी दे देगा, बी वाले को भी दे देगा, और ए बी वाले को भी देगा, और ओ वाले को भी। लेकिन अगर हम सर्वग्राही की बात करेंगे तो ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न देखें। पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 या कार्बन 14 या हीलियम 3 यानी हाइड्रोजन 3 या ऑक्सीजन 18। तो कार्बन डेटिंग प्रणाली से हम पुरातत्वीय खोज करते हैं, जैसे हड़प्पा की सभ्यता हो गई या प्रागैतिहासिक कालों की खोज होती है, तो सी का 14 जो होता है, मतलब 6C14 कार्बन डेटिंग प्रणाली। तो सेकंड ऑप्शन इस क्लियर हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न को देखें। जब कोई वस्तु या जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगाता है या लगता है, तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण क्या होता है या किसके साथ अनुपातिक होता है। वस्तु पर लगने वाले बल के साथ, वस्तु के वेग के साथ, वस्तु का द्रव्यमान, या सभी विकल्प सही माने जाएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, वस्तु पर लगने वाले बल, यानी फोर्स को जब हम लगाते हैं तो ये उसके मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के साथ इसका संबंध होता है जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर। अगला प्रश्न हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, प्लैंक का स्थिरांक, कोलंब का स्थिरांक, या निर्वात में प्रकाश की गति। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था निर्वात में प्रकाश की गति E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, उससे संबंधित है ये। अगला प्रश्न हिंदी से लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में संधि को पहचानिए। शिवालय, शिवालय में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, यण या अयादि। सही जवाब हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। जब हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ हम इसको लिखेंगे शिव और प्लस आलय, शिव प्लस आलय, यानी व के पीछे भी अ आ रहा है और आ भी आ रहा है, अर्थात जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ निकलेगा, इसीलिए शिवालय हो गया। और आ क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम इसमें सर्वोत्तम विलोम पहचानना है, अंत का विलोम क्या होगा। जैसे किसी का ना आदि है ना अंत है, तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। अगला प्रश्न, सब्ज बाग दिखाना, क्या कह रहा है, सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ हिम्मत बांधाना, धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना या झूठे वायदे करना। सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, झूठे वायदे करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिया, जबकि होता क्या है, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, तो ये गलत हो गया। अगले प्रश्न को देखें। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, ये भी गलत। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है, यानी पुस्तकों से भी पूछा जाता है हिंदी में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद साहब ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं करंट अफेयर से, जो 10 प्रश्न होंगे और सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न। पूरी तरीके से इस सीरीज को UPSSC के निर्धारित पाठ्यक्रम पर रखा गया है। इसी तरीके की आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। हमने अलग से प्लेलिस्ट UPSSC पेट 2021 के नाम से बनाया है, वह ईजिली आपको मिल सकती है और आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए करंट अफेयर से सेगमेंट हम देखते हैं। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए। अस्थायी सूची की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब 6 जो है कि नए शामिल किए गए हैं, जिसमें एक तो देखिए टोटल अगर हम बात करें अस्थायी सूची में भारत में अब तक तो 48 साइटें हैं, जिसमें 6 साइटें कौन सी हैं, महाराष्ट्र की, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वाराणसी, कांचीपुरम में स्थित मंदिर और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। अगले प्रश्न को,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी? महावाणिज्य दूतावास की बात हो रही है, न कि राजनीतिक दूतावास, यानी वाणिज्यिक संबंध जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। तो इराक में, मालदीव में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। सही प्रश्न का जवाब हो जाएगा इसका मालदीव। मालदीव में महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, जिसने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन ने बना दी, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न इस बार जरूर आएगा। सही जवाब हो जाएगा नीरा टंडन। नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति के। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सही जवाब हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतनलाल, सिमोन गुरुतराज, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सस्टेड या कुमारी देवी? सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सस्टेड। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये सबसे पहले 1987 में देना प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई है? ये है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जो किस देश की हैं, ये भी ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिटली पुरस्कार 2021 किसने जीता है? नुक्लू फोमो, मोहराना चौधरी, जिस सेबेस्टियन या लिसीप्रिया कंगुजामो? सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नुक्लू फोमो। देखिए करंट अफेयर्स में कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। आगे हम देखते हैं, डीप कोवेन क्या है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या कोविड-19 के लिए एक दवा, एंटीबॉडी पहचान आधारित किट या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा सी, एंटीबॉडी पहचान आधारित किट है ये डिप कोवेन। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता है? मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 को किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, एरिना सबलेंका। किसने जीता है? एरिना सबलेंका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सामान्य जागरूकता के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सामान्य जागरूकता में भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? टेमी चाय उद्यान की बात हो रही है तो ये आपके सिक्किम में है, यहाँ असम नहीं लगाना है, टेमी चाय उद्यान सिक्किम में है। अगले प्रश्न को देखें, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक पदक, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या साक्षी मलिक? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में प्राप्त किया था। सन 2000 में जब सिडनी ओलंपिक हुआ था तब भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक प्राप्त किया था। और अभी जो है कि दीपिका ने भी जो है कि 4 ओलंपिक प्राप्त किए हैं, ये भी आप जानकारी रखिएगा। अगला प्रश्न सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, इसका ऑप्शन शायद यहाँ पे प्रिंट होना छूट गया है। तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है ये थी प्लेइंग इट माई वे, जो कि नवंबर 2014 में प्रकाशित हुई थी। प्लेइंग इट माई वे यानी मेरी तरह खेलना। अगला प्रश्न है, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन? सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए मीरा कुमार पहली महिला थी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दूसरी महिला, तो ये दूसरी महिला हो गई सुमित्रा महाजन। अगले प्रश्न को देखें, 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल इंजीनियरिंग डे? तो वीर सहस्त्रबुद्धि, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, श्री ईधरन या ई श्रीधरन शिव अय्यादुरई? तो सही जवाब हो जाएगा बी, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि दक्षिण भारत के जाने माने इंजीनियर थे। राष्ट्रीय अभियंता दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील उद्योग, बर्तन, चीनी मिल या न्यूज प्रिंट फैक्ट्री? ये पेपर के मतलब अखबारी कागज़ के छापने के लिए सबसे फेमस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेपा नगर सही जवाब हो जाएगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। अगला प्रश्न है आपका,
तिमित उत्सव तमिलनाडु के किस सम्मान में मनाया जाता है? तिमित उत्सव, सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी, यानी कि तिमित उत्सव को जो है कि अग्नि परीक्षा समारोह द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? मैं आपको सलाम करता हूँ, अतिथि भगवान है, आपका दिन शुभ हो, आप से फिर जल्दी मिलते हैं, यानी अतिथि को यहाँ पर देवता का दर्जा दिया जाता है, इसलिए सही जवाब होगा बी, अतिथि जो है कि एक भगवान है। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? गुजरात की तो सबसे बड़ी है, महाराष्ट्र, पुडुचेरी या तमिलनाडु? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पुडुचेरी की जो है कि सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ सबसे छोटी सीमा है। और यहाँ से भी आंसर निकल रहा था क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया तो पुडुचेरी, अगर यहाँ ऑब्लिक लगा दिया जाए तो आपको दोनों पे ध्यान देना था। अगला प्रश्न है और लास्ट है ये, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? पूस की पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्तिक पूर्णिमा। अक्टूबर महीने में पूर्ण चंद्रमा को इस अवधि के दौरान पश्चिम में हंटर चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, जब पूर्ण चंद्रमा दिखता है। लोग आमतौर पर शिकार करना और वध करना और मीट को संरक्षित करना शुरू करते हैं। भारत में इस अवधि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरीके की आगे की सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।